नरेंद्र मोदी को पहले से वॉच कर रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं क्योंकि 4 साल तक नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था, रामदेव जैसे दल्ले के साथ जुड़ करके। इस आदमी ने 59 अपने ही कार सेवकों को जिंदा जलवा दिया, हिंदुओं को ही ट्रेन में बंद करके जिंदा जलवा दिया। और उन्हीं जिंदा लोगों की, उन्हीं जिंदा जले लोगों की, अपने ही हिंदुओं की लाशों पर खड़े होकर के गुजरात में दंगा करवा दिया। जो आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने ही हिंदुओं को, 59 कार सेवकों को जिंदा जलवा सकता है ट्रेन में, वो कितना क्रूर होगा। 5 साल से मैं यही कह रहा था कि ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है तो चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई ब्लंडर दुर्घटना जरूर करवाएगा, और इसने किया। 44 सैनिकों को मरवाना, उनकी जांच तक नहीं हुई। 1.5 लाख जो कोरोना से मारे गए, उसका हत्यारा कौन है? मोदी ने। तो इस आदमी से मैं ये उम्मीद करूं, आप ये उम्मीद करो कि 33 किसान शहीद हुए हैं, इसको संवेदना जागेगी, इसको शर्म आएगी। इस बेहया को ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये आदमी इंसान ही नहीं, भेड़िया है, भेड़िया। जो भी किसान के पक्ष में, जितने लोग भी किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, उनकी आइडिया स्लो की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, मैनिपुलेट की जा रही है, ब्लॉक की जा रही है। किसानों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों का गला दबाया जा रहा है। तो हाथ जोड़ करके मैं अपने उन 33 किसानों की शहादत को नमन करता हूं, सर झुका करके प्रणाम करता हूं। उनके शहादत को यह देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे और आपके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि किसान देश को, खुद को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश से, देश को अडानी अंबानी जैसे दलालों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें उन्हें नमन करना चाहिए। लेकिन लड़ाई का एंगल्स क्या है? मेरे दोस्तों, जो भी किसान के पक्ष में, जितने लोग भी किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, उनकी आइडिया स्लो की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, मैनिपुलेट की जा रही है, ब्लॉक की जा रही है। किसानों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों का गला दबाया जा रहा है, मुंह बंद किया जा रहा है। जिस भी माध्यम से, सोशल मीडिया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां भी किसानों के पक्ष में जो लोग भी खड़े हैं, उनकी आवाज को रोका जा रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं मेरे दोस्त, कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उस दिन से हमारी सारी आईडी को डिकोड किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, और पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हमसे लाइव 1000 लोग जुड़े हैं, 2000 लोग जुड़े हैं, 3000 लोग जुड़े हैं, तो टाइम लाइन पे दिखाया जा रहा है 30 आदमी जुड़े हैं, 40 आदमी जुड़े हैं। यह किया जा रहा है। ऐसा अब सभी लोगों ने कहना शुरू किया है। किसान आंदोलन से जुड़े
जितने भी लोग हैं या किसान आंदोलन का समर्थन जितने भी लोग कर रहे हैं, सबकी आईडियों को ब्लॉक किया जा रहा है। और अगर ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाइड आईडी है, ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। मेरे दोस्त, जब हम देखते हैं कि शेयर जो लोगों तक पहुंचा है वो कई हजार है, लेकिन जब लाइव में देखते हैं तो कुछ लोग जुड़े दिखाई देते हैं। अपने ही दूसरे मोबाइल से जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं दिखता। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि सिर्फ यह सरकार मीडिया को खरीद करके गोदी मीडिया बनाया है, इतना ही नहीं कर रही है, सोशल मीडिया को भी मैनिपुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, किसानों के समर्थकों को पीछे धकेल रही है, आवाज दबा रही है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ हूं, टेक्नोलॉजी को समझता हूं और देख भी रहा हूं, वॉच भी कर रहा हूं। तो दोस्तों, ठीक है, एक क्रूर हत्यारा शासक जो करता है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। हम और आप मिलकर के किसानों के समर्थन में जैसे खड़े थे यूं ही खड़े रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, उनको संबल देते रहेंगे, उन पर गर्व करते रहेंगे। तो दोस्तों, किसान आंदोलन में सीधे जो लोग जुड़े हैं, आपको पता होगा कि वहां जैमर लगाया जा रहा है। वहां से किसान आंदोलन के अंदर से आप लाइव नहीं कर पाओगे या अपने सोशल मीडिया को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। आपने देखा कल कुछ भाड़े के किसानों को ला करके यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे साथ भी लोग खड़े हैं। यह बिल देश हित में है ऐसा मानने वाले भी लोग हैं, यह बताने की कोशिश की जा रही है। प्रबल पाल कहते हैं, सर, सर्फिंग इज द बियॉन्ड टॉलरेंस, सफरिंग इज द बियॉन्ड टॉलरेंस। सर, सफरिंग इज द बियॉन्ड टॉलरेंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई। बहुत बहुत बहुत। और वैसे भी मैं नरेंद्र मोदी को पहले से ही वॉच कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं, क्योंकि 4 साल तक नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था, रामदेव जैसे दल्ले के साथ जुड़ करके। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया था, रामदेव जैसे दल्ले के साथ जुड़ करके। और जिन चीजों को हम चाहते थे, जिन चीजों को मांगे थे, जिन चीजों को ताल कटोरा स्टेडियम में आकर के यही दल्ला वादा किया था, वो कुछ भी नहीं किया। विरोध करना जरूरी है, लेकिन दलाल, रामदेव जैसे दलाल तो अपनी दलाली लेकर अपने घर बैठ गए। श्री रविशंकर जैसे दलाल या बहुत से भगवा दलाल, उनके लिए राष्ट्र मुख्य नहीं था, उनके लिए अपनी दलाली, अपनी दुकान मुख्य थी। पिंटू मिश्रा, चाचा जी प्रणाम, धन्यवाद बच्चे। तो दोस्तों, जिस हालात में नरेंद्र मोदी ने आज देश के साथ जो क्रूरता बरत रहे हैं, यह क्रूरता उनमें आज नहीं आई है दोस्तों। 2000 में
संभवतः नरेंद्र मोदी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने थे। भुज में भूकंप आया था और इनको मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया गया। 6 महीने के बाद ही, 1 साल भर के बाद चुनाव था। 6 महीने में ये कुछ नहीं कर पाए, जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। तो इस आदमी ने 59 अपने ही कार सेवकों को जिंदा जलवा दिया। हिंदुओं को ही ट्रेन में बंद करके जिंदा जलवा दिया और उन्हीं जिंदा लोगों की, उन्हीं जिंदा जले लोगों की, अपने ही हिंदुओं की लाशों पर खड़े होकर के गुजरात में दंगा करवा दिया। और जानते हैं, ये पूरा देश जानता है कि उन्हीं वही एक मुद्दा बना करके, हिंदू और मुसलमान मुद्दा बना करके फिर से 6 महीने के, क्योंकि 6 महीने के बाद ही चुनाव था, चुनाव हुआ, ये जीता और मुख्यमंत्री बन गया। जो आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने ही हिंदुओं को, 59 कार सेवकों को जिंदा जलवा सकता है ट्रेन में, वो कितना क्रूर होगा। दुनिया का झूठ बोल करके प्रधानमंत्री बने, कुछ नहीं कर पाए। जब देश विरोध करने पर उतरा, फिर साजिश रची। अपने 44 सैनिकों को, सीआरपीएफ के जवानों को आरडीएक्स लगवा करके उड़वा दिया। सीधे ही उन 44 सीआरपीएफ के जवान जो मारे गए, उनका हत्यारा नरेंद्र मोदी है। और यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, जब वो मारे गए उससे बहुत पहले से, 5 साल से मैं यही कह रहा था कि यह आदमी कुछ नहीं कर रहा है तो चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई ब्लंडर, दुर्घटना जरूर करवाएगा। और इसने किया। 44 सैनिकों को मरवा डाला, उनकी जांच तक नहीं होने दी, उन पर उनकी कोई बात नहीं की। एक नौटंकी रचा, सर्जिकल स्ट्राइक का, अभिमन्यु ड्रॉपिंग का, और एक आदमी वापस आया पाकिस्तान से, उसको बस उसी को मुद्दा बना करके यह चुनाव लड़ा। अपने 44 सैनिकों को अपने पैरों से कुचल डाला, खत्म कर दिया, कोई सुनवाई नहीं। और वो 44 सैनिकों का हत्यारा देवेंद्र सिंह जैसा आदमी आज अदालत से बाहर है, जमानत पे बाहर है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का आदमी है। तो एक शासक कितना क्रूर हो सकता है और उसकी क्रूरता किस हद तक जा सकती है, इसका उदाहरण नरेंद्र मोदी प्रस्तुत कर चुके हैं। आज 33 किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन इसने एक भी शब्द उन पर नहीं लिखा है। एक भी शब्द इस आदमी ने उन 33 किसानों के लिए संवेदना का नहीं लिखा है। 33 लोग मरे, कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्त। यह आदमी साजिश करके कोरोना वायरस भारत में लाया था, क्योंकि 5 सालों में इसने कुछ नहीं किया। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कुछ नहीं किया। तो जब सवाल उठने लगा, जीडीपी 3.8 पर आ गई, भूखमरी डबल हो गई, 55 पोजीशन से 103 पोजीशन पे चला गया भारत का सूचकांक। किसानों की आत्महत्या ऑलमोस्ट डबल हो गई, बेरोजगारी 30-40 साल पीछे चली गई, गरीबी, महंगाई 30% से लेकर 300% तक बढ़ गई। तो जब हर चीज में फेल हो गया, यह साजिश करके कोरोना वायरस लेके आया। साजिश करके क्यों कह रहा हूं मैं, कई बार बहुत से वीडियो आपको
प्रमाण सहित इसके बारे में है। मेरे दोस्त, 31 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला केस भारत में केरला में सामने आया था। 31 जनवरी। और यह आदमी कोरोना वायरस को भारत में आने दिया, क्योंकि कोरोना वायरस विदेश से जो आ रहे थे उनके जरिए भारत पहुंच रहा था और कोई रास्ता नहीं था आने का, क्योंकि कोरोना वायरस भारत में नहीं चाइना में पैदा हुआ था। ऐसा तो आने दिया और खुद 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप करता रहा। यानी 24 फरवरी तक खुली छूट रही, पूरे सारे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट खुले रहे। दुनिया भर से नमस्ते ट्रंप में शामिल होने के लिए विदेशी आते रहे, कोरोना लाते रहे, देश में फैलाते रहे, और ये नमस्ते ट्रंप किया। कोई आइसोलेशन नहीं। और कोरोना भारत में फैल ही नहीं पाता, क्योंकि अनुभव हो चुका था कि कोरोना सिर्फ फ्लाइट में बैठकर आ रहा है। तो कोरोना भारत में फैल ही नहीं पाता अगर सिर्फ एयरपोर्ट आइसोलेट कर देता, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को आइसोलेट कर देता, वहां आइसोलेशन केंद्र बना देता। जो भी विदेश से आते 14 दिन क्वारंटाइन में रहते, उसके बाद भारत के अंदर घुसते या अंदर जाते, अपने आप कंट्रोल हो जाता। लेकिन इसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 24 फरवरी को इसको नमस्ते ट्रंप करना था। कितना क्रूर था आदमी। कोरोना उस समय इटली, चीन और बहुत से कई देशों में तबाही मचा चुका था। उसका इंपैक्ट समझ में आ चुका था, क्या करेगा यह भी समझ में आ चुका था। लेकिन इसको कोई चिंता नहीं थी। इसको चिंता यह थी कि अगर कोरोना आ जाएगा तो कोरोना का बहाना लेकर के हम कह देंगे कि कोरोना आ गया इसलिए भारत विकास नहीं कर पाया। भारत का सत्यानाश तो कर ही चुका था, लेकिन उस सत्यानाश की जिम्मेदारी कोरोना पर डालने के लिए इसने कोरोना को खुली छूट दी। नमस्ते ट्रंप किया। नमस्ते ट्रंप बीतने के बाद भी मेरे दोस्तों इसने आइसोलेट नहीं किया भारत को, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों को आइसोलेशन में नहीं डाला। 23 मार्च तक 23 मार्च तक क्यों? 23 मार्च तक मैं ये बताऊंगा। 23 मार्च तक इसने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स खुले रखे, कोरोना को फैलने दिया, कोरोना को आने दिया। और 23 मार्च को जब मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना ली, 24 मार्च को अचानक आकर के पूरे भारत को लॉक कर दिया, लॉकडाउन में डाल दिया। कितनी दुर्गति हुई, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग मरे, रोड पे मरे, और सबसे ज्यादा पीड़ित हुए बिहारी। यह कैसे मान लिया जाए मेरे दोस्त कि बिहार के लोग इतने बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े बेवकूफ हैं कि इस हत्यारे को वोट देते जिसने बिहारियों को रोड पे मार डाला, ट्रकों के नीचे कुचलवा करके, ट्रेन के नीचे कुचलवा करके, भूखे मार करके। इतनी दुर्दशा करने के बाद बिहारी इसको वोट दिए होंगे? नहीं। तो कहां इसको, कब आपने देखा है कि इसको अपनी जनता से, अपने देश से प्यार है? यह तो दलाल है, चीन और अमेरिका का दलाल है। यह तो अडानी और अंबानी का कुत्ता है, उनके दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता, उनके लिए काटता है, उनके लिए भूखता है। आप देख चुके हो। जो आदमी अपने मालिक के लिए यानी अंबानी के लिए अपने देश की सुरक्षा से समझौता कर सकता है, राफेल घोटाला कर सकता है, वो किस हद तक जाएगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो कोरोना की बात इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि आज मैंने कहा कि 33 किसान शहीद हो गए, उस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह नहीं होगी, यह मान्य है और यह हम समझते हैं। इसे कोई संवेदना नहीं है। नौटंकी करने जाएगा, गुरुद्वारे में चला गया,
ड्रामा करने। गुजरात में चला गया किसानों से मिलने, क्योंकि और कहीं जाना चाहिए। पंजाब में किसानों से पीड़ित तो वहां के लोग हैं, आंदोलन में बैठे हैं भारत के किसान, तो और दूसरे प्रदेशों में जाना चाहिए। गुजरात तो हमेशा ही दलालों का शहर रहा है, दलाल रहे हैं, वहां जाने से क्या फायदा। तो मैं ये कह रहा था मेरे दोस्त कि इस समय 1 करोड़ लोग, अब याद करो, मेरे सारे वीडियो देख डालो, मैंने यही कहा था कि एक दिन 1 करोड़ से भी ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे कोरोना से। तब भी आपकी आंख खुले ना खुले मैं नहीं जानता। 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। जब ये 1.5 लाख लोगों के मरने पर कोई संवेदना, कोई ट्वीट, कोई हमदर्दी नहीं है, तो 33 किसान मरने पर इसे क्या फर्क पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि हमने गलती से एक हत्यारे, एक क्रूर, कसाई, दुर्दांत आदमी को चुन लिया है। एक हत्यारे को देश की बागडोर दे दी है, देश की सत्ता दे दी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी है। सुधारिए, सोचिए, गंभीरता से विचार कीजिए। तो जब 1.5 लाख कोरोना से मारे गए इसकी साजिश के चलते, और इससे सवाल पूछो कि भाई तुमने जब कोरोना आ रहा था तो तुम नमस्ते ट्रंप क्यों कर रहे थे? कोई जवाब नहीं। जब कोरोना आ रहा था तब तुम मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए हवाई जहाज में बिठा करके विधायकों को इधर से उधर लेकर क्यों घूम रहे थे? कोई जवाब नहीं। लेकिन ठीक उसके दूसरे यानी 23 तारीख तक जब योजना सफल हो गई तो 24 तारीख को इसने पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया। एक दिन में ही ऐसा क्या हो गया? समय दे सकता था, लोगों को सूचित कर सकता था, भैया जहां रहना चाहो रह लो, शहर में रहना है रह लो, अपने गांव जाना है, घर जाना है वहां चले जाओ, जहां जाना है चले जाओ। हो सकता है अभी तो हम 18 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, ये बढ़ाया भी जा सकता है। तो अपना निर्णय खुद ले लो। लोग अपना निर्णय ले लेते, लोग आराम से अपने अपने घर पहुंच जाते। लेकिन इसे तो मारना था। तो जितने लोग रास्ते में मरे, भूख से मरे, ट्रेन के नीचे कुचल के मरे, ट्रकों से नीचे कुचल के मरे, उसका हत्यारा कौन है? मोदी ना। 1.5 लाख जो कोरोना से मारे गए, उसका हत्यारा कौन है? मोदी ना। तो इस आदमी से मैं ये उम्मीद करूं, आप ये उम्मीद करो कि किसान, 33 किसान शहीद हुए हैं, इसको संवेदना जागेगी, इसको शर्म आएगी, इस बेहया को। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आदमी इंसान ही नहीं है, भेड़िया है, भेड़िया, एक दुर्दांत भेड़िया, नरभक्षी भेड़िया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि ये शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिच्छू है। इसको मारकर वहां से उतारना इतना आसान नहीं है। जब इस पर आफत आती है, ये धर्म की आड़ ले लेता है, मंदिर के अंदर घुस जाता है, गुरुद्वारे के अंदर घुस जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिच्छू है। आप कैसे मारोगे? आप सोच के देखो कि अगर शिवलिंग पर एक बिच्छू बैठा है, उसको डंडे से कैसे मारोगे? आप ऐसा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि मैं शिवलिंग पर प्रहार होगा इस बिच्छू को मारने के लिए, आप नहीं कर पाओगे। इतना सातिर आदमी है। मैंने कहा कि जब भी ऐसा लगता है कि अब ये नंगा हुआ,
अब इसे लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये मंदिर में घुस जाता है, मस्जिद में घुस जाता है, गुरुद्वारे में घुस जाता है। कल गुरुद्वारे में घुस गया। इस आदमी से मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को बचाना चाहिए। ये ऐसा बिच्छू है। ये मैंने कहा कि ये भेड़िया है, भेड़िया, और वो भी नरभक्षी भेड़िया। भेड़िया वैसे भी छुप के रहते हैं, वार करके कुछ कभी किसी पर वार किया और मारे खाए, ऐसा होता है। लेकिन जब नरभक्षी हो जाते हैं तो ढूंढ ढूंढ करके इंसानों को खाते हैं। ये नरभक्षी भेड़िया है। इसके बारे में सोचना होगा इस देश को। जरा भी वेदना, जरा भी संवेदना इस आदमी के अंदर नहीं है, और किसी भी बात का जवाब ना इसके लोगों के पास है। मैं बहुत बातें बोल चुका हूं। आप लोग भी किसान आंदोलन से किसानों को सुन रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर दो शब्दों में पूछा जाए कि कल पूरे भारत का कृषि और अनाज यानी उपज, कृषि और उसका उपज अगर अडानी अंबानी के हाथ में चला जाएगा, जो कि जाना है, चला जाएगा, तो किस रेट में चावल, दाल, अनाज, गेहूं, तेल, दलहन, तिलहन उपभोक्ता को मिलेगा, इसका अंदाजा जिसे है वो आज आंदोलन में बैठा है। मेरे दोस्त, बहुत सीधी सी बात है। अगर मुफ्त में पानी मिलता है, वो भी ये 20 रुपए में बेचते हैं। जब ये खरीद करके 20 रुपया किलो गेहूं या चावल 30 रुपया किलो अगर ये बाजार से खरीद कर अपने गोडाउन में रखेंगे, तो आपको क्या भाव में बेचेंगे? आपको 100 रुपया किलो आटा मिलेगा, आपको 200 रुपया किलो चावल और दाल मिलेगा। कैसे जी पाएगा? और जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से सब कुछ अडानी अंबानी के हाथ में चला जाएगा, तो जो नरेंद्र मोदी 84 करोड़ को 5 किलो अनाज देकर जिंदा रखे, वो मर जाएंगे कि जिएंगे? उनकी भाषा में बोल रहा हूं। चलिए कुछ दोस्त की बात सुन लेता हूं। कामत जी कहते हैं, सही कहा, धन्यवाद बंधु। मुन्ना राजा कहते हैं, बाबा जी जरा कोलकाता भी चले जाइए। जाएंगे, हम जाएं या ना जाएं, लेकिन ये तो लोगों को जरूर बताएंगे कि अगर कोलकाता को खत्म करना है, सर्वनाश करना है, तबाह करना है, चीन और अमेरिका को बेचना है, तो बीजेपी को वोट दे देना। ये तो बताएंगे ही। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कलकत्ता के, वेस्ट बंगाल के बंगाली मूर्ख होंगे। बंगाली हमेशा बुद्धिजीवी माने जाते हैं। बंगालियों ने बढ़ चढ़ करके देश की क्रांति में भाग लिया था, देश को आजाद कराने में भी अपना योगदान दिया था। बंगाल ने बड़े से बड़े क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। मुझे नहीं लगता कि बंगाली इस हत्यारे के चक्कर में फंसेंगे। इतना तो मुझे भरोसा है, और दुनिया भरोसे पर कायम है, हमें भी भरोसा है। तो दोस्तों, आज कोरोना से 1.5 लाख लोग मर चुके हैं और 1 करोड़ पीड़ित हो चुके हैं। देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन कोई संवेदना नहीं, कोई सवाल नहीं इस हत्यारे से, इस भेड़िए से।
और ये भेड़िया, अब सोचो, ये भेड़िया 33 किसानों को खा डाला, क्या उन 33 किसानों को वापस कर सकता है, जिंदा कर सकता है? किसान अपनी सही मांग लेकर बैठे हैं, पहले दिन मान लेता तो ये 33 किसान जिंदा होते। तो क्या ये 33 किसानों को वापस ला सकता है? नहीं। लेकिन आज भी ये भेड़िया गुरुद्वारे में घुस जाता है अपने आप को बचाने के लिए। अगर समस्याओं का समाधान ढूंढना होता तो किसानों के बीच जाता, गुरुद्वारे क्यों जा रहा है? अपने आप को बचाने के लिए। मेरे दोस्त, जब पूरा देश उद्वेलित हो गया, पूरा देश त्रसित हो गया, पीड़ित हो गया, तो यह सामने आया, आंसू बहाया और देश को यह कहा कि 50 दिन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हो गया होगा, नहीं हो जाएगा, तो हमें जिस चौराहे पर कहोगे हम खड़े हो जाएंगे। इस भेड़िए से पूछो, आज तक उस 2000 के नोट लॉन्चिंग का साइड इफेक्ट आज तक असर कर रहा है भारत पर, यह किस चौराहे पर मिलेगा आपको? मेरे दोस्त, हम आपसे जुड़ते हैं, अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाते हैं, किसानों से संवेदनाएं जाहिर करते हैं। हम भी किसान हैं, हमें उनका दर्द पता है। हम भी अभी ये लाइव देख रहे हैं, अगर इस वीडियो में भी देखेंगे पीछे की तरफ तो आपको दिखाई देगा कि बाहर बैठकर लाइव भी नहीं कर सकता, इतनी ठंड है और कोहरा पड़ रहा है। सोचिए कि यहां जहां 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और जहां 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली के बाहर, वहां लोगों की क्या हालत होगी। तो सशरीर भले ही हम दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं हैं, लेकिन आत्मा से पूरी तरह से हम किसानों के साथ हैं। मरते दम तक किसानों का साथ देंगे। प्रार्थना करेंगे कि इस भेड़िए का अंत हो और किसानों की जय हो।